नमस्कार। रवाई घाटी की मिट्टी में पला बढ़ा भौतिकी का एक छात्र जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी प्रयोगशालाओं में काम किया, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के साथ शोध किया, नोबेल पुरस्कार विजेताओं के साथ संवाद किया, लेकिन विदेश में बसने की जगह वह अपने पहाड़ लौट आए, अपने ज्ञान को अपनी मिट्टी, अपने समाज के लिए समर्पित करना चुना। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शिक्षाविद डॉक्टर जगमोहन सिंह राणा, एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर राणा उत्तराखंड बायोटेक्नोलॉजी विभाग के निदेशक पद पर रह चुके हैं। साथ ही उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डॉक्टर राणा, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत जी। तो आपसे जो बातचीत है इससे हमें शिक्षा की अहमियत और रवाई घाटी की संस्कृति को समझने का ये अनुभव होगा, अवसर होगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी जन्मभूमि से। आपकी जन्मभूमि क्या रही, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं। ये मेरा सौभाग्य है कि दूरदर्शन ने मुझे इस कार्यक्रम में निमंत्रित किया है और मैं अपने लोगों से अपनी बात के माध्यम से जुड़ सकूंगा। मेरा जन्म रवाई घाटी के कंसेरू ग्राम में हुआ है और एक सामान्य कृषक परिवार में हुआ। रवाई टिहरी रियासत का हिस्सा था जी। और रवाई के बिल्कुल मध्य भाग में कंसेरू जो गांव है, ये बहुत छोटे कस्बे के नज़दीक है। एक कृषक परिवार से आता हूँ। उस समय शिक्षा की कोई बहुत अच्छी व्यवस्था वहाँ पर नहीं थी, लेकिन मेरे दादाजी और उस क्षेत्र के जो लोग हैं वो शिक्षा के प्रति और एकदम से संवेदनशील लोग थे। तो वहाँ पर राजा का एक कलेक्शन सेंटर जिसको हम राजगढ़ी के नाम से जानते हैं, वो भी वहाँ पर था। तो प्रारंभ में स्वामी प्रकाशानंद जी नाम से एक व्यक्ति थे जिन्होंने वहाँ पर शिक्षा की अलख जगाई और लोगों ने शिक्षा प्राप्त की। इसी दिशा में बढ़ते हुए मेरे परिवार, मेरे दादाजी के सबसे कनिष्ठ पुत्र जो मेरे स्वर्गीय पिताजी हैं, उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। और आपको अच्छा लगेगा सुनकर के कि टिहरी रियासत में जो सबसे बड़ी शिक्षा प्राप्त कर सकते थे उस समय जो सामान्य लोग, वो हिंदी मिडिल होता था। हिंदी मिडिल मीन 7th स्टैंडर्ड। अच्छा। और वो परीक्षा स्वयं राजा लेते थे, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन का एज सच कोई सेंटर वहाँ पर बना नहीं होता था, इसलिए। और अंतिम जो परीक्षा होती थी वो राजा लेते थे। तो पिताजी ने हिंदी मिडिल पास किया और हिंदी मिडिल पास करने के बाद सामान्यतः राजा और उनको एक नौकरी दे देता था जिसमें शिक्षक या पटवारी बनने की बात आती थी। अच्छा। तो पिताजी ने शिक्षक चुना और शिक्षक के लिए, जैसे मैंने कहा कि पूर्व में कोई फॉर्मल एजुकेशन सेंटर्स नहीं होते थे, शिक्षक को स्वयं एजुकेशन सेंटर्स क्रिएट करने पड़ते थे। तो वहाँ से मैं आता हूँ और मेरे पिताजी ने इतनी कम शिक्षा प्राप्त करके बड़े गौरव के साथ मैं आज कह सकता हूँ कि वो 1968 जब मेरा जन्म हुआ होगा लगभग, उस समय उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, जो कि एक बहुत बड़े गौरव की बात है इतनी कम शिक्षा के बाद। हम इतना तो नहीं जानते, लेकिन मैंने जब फोटो में देखता हूँ तो उस फोटो में बहुत कम लोग दिखते हैं मुझे जो उनको राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया, जो राष्ट्रपति के साथ एक फोटो में दिखते हैं। यानी वो संख्या बहुत कम दिखती है, 20 के या 22 के आसपास की संख्या दिखती है। आज तो ये संख्या बहुत बड़ी संख्या में मिलता है। तो एक बात तो ये बहुत रवाई घाटी की। दूसरी बात, यद्यपि हम शिक्षा की दृष्टि से बहुत अग्रणी नहीं थे टिहरी रियासत के अंदर, और हम सब लोग जानते हैं कि टिहरी रियासत जो है बड़ी देर तक रही। 1 अगस्त 1949 को हम जाके भारत में मिले। तो ये जो क्षेत्र है ये वैसे शैक्षिक दृष्टि से जरूर पिछड़ रहा होगा, लेकिन प्राकृतिक सुंदरता, यहाँ का जो संस्कृति है, यहाँ का जो लोक जीवन है, जो बहुत ही समृद्ध रहा है। उस समृद्धि के चलते यहाँ के जो लोग हैं उनका व्यवहार, विचार और जो संस्कृति के नाते जो पूरा जो था, बड़े खुले विचारों का लोग था। हमारे यहाँ सब लोगों को आने की और प्रार्थना थी, सब लोग आकर के रवाई में आकर के बसते थे। बट सेम टाइम हम अपने अधिकारों के लिए बड़े सजग लोग भी थे। यही कारण है कि आपने सुना होगा 30 मई 1930 को और तिलाड़ी नाम का एक बहुत बड़ा कांड हुआ जिसको हम लोग जलियांवाला बाग से उसकी तुलना करते हैं। तो इतनी क्रांतिकारी लोग होने के बावजूद भी और शिक्षा में पीछे होने के बावजूद भी उस क्षेत्र के लोगों ने और समय समय पर समाज जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अपना और योगदान सुनिश्चित किया है। और आज बड़े गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि ये जो भूभाग है उत्तराखंड का, जिसको हम रवाई नाम से जानते हैं, संस्कृति की दृष्टि से सबसे समृद्ध है। आज हम पलायन की दृष्टि देखेंगे तो सबसे कम पलायन है, फर्टिलिटी की दृष्टि से देखेंगे तो सबसे अच्छा फर्टाइल जीवन है,
और प्राकृतिक सुंदरता वनों की दृष्टि से देखेंगे तो सबसे अच्छा है, औषधीय दृष्टि से देखेंगे सबसे बहुत अच्छा खूबसूरत है रमाई घाटी, और वहाँ की सांस्कृतिक विशेषता जहाँ पर अभी भी जो तीज त्यौहार हैं बहुत उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। आपकी हम शुरुआती शिक्षा की बात करेंगे। आपकी अपनी शिक्षा कैसे हुई, कहाँ से हुई, और आप चूँकि भौतिकी के छात्र रहे और वैज्ञानिक भी रहे, तो आपको क्या विज्ञान के विषय बचपन से ही पसंद थे? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा, जैसे मैंने कहा कि हमारे गांव से ही हुई है, जो मेरा प्राइमरी स्कूल है वो मेरे गांव में ही था। और एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि तब शिक्षा का ज़्यादा सरोकार सामाजिक जीवन से था। तो एक छोटी सी घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपने पिताजी का जिक्र किया। तब जो दर्जा 5 की जो परीक्षा होती थी उसको हम लोग एक किस्म से आजकल के बोर्ड के हिसाब से बोर्ड कहते थे। हाँ। दर्जा 5, दर्जा 8 और फिर दर्जा 10 में जाकर के बोर्ड की परीक्षाएं होती थी। तो जो 5वीं की परीक्षा होती थी वो ब्लॉक स्तर पे होती थी। अच्छा। और हमारे को एक विषय पढ़ाया जाता था जिसको कृषि एवं क्राफ्ट कहते थे। तो कृषि विषय होता था जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी को और कृषि से जो हमारी आसपास की कृषि है उससे संबंधित कार्य करना होता था, और क्राफ्ट भी उसके साथ होता है जिसमें हमारे लोकल क्राफ्ट, जैसे भीमल से जो रेशा हम लोग निकालते हैं उससे बनाना, और उससे बहुत सारी चीज़ें बुनना, रिंगाल से बहुत सारी चीज़ें बुनना, हल बनाना, इस तरह के सारे क्राफ्ट उसमें आते थे। तो इंसिडेंटली ऐसा हुआ कि 5वीं की परीक्षा जब नज़दीक आई उसके पहले दिन मैं स्कूल खेलने गया और मैंने ऊपर से छलांग लगा दी क्यारी में, और मेरा पैर में चोट लग गई। चोट लगी मैंने, जिसको हम लोग मोच कहते हैं, मोच आ गई और मैं चलने में असमर्थ हो गया। लेकिन दूसरे दिन परीक्षा थी, और ये परीक्षा नौगांव ब्लॉक मेरा पड़ता है, नौगांव ब्लॉक में थे, और सबसे हेड जो एग्जामिनर थे वो मेरे स्वयं पिताजी थे। अब मुझे तो उठा करके परीक्षा लेकर जाते थे। ये बात ठीक है कि मैं मेधावी छात्र था, तो लेकिन जब बाद में देखा तो मैं ब्लॉक में सबसे ऊपर मेरा नंबर आया। अच्छा। तो पिताजी को बड़ी चिंता हुई कि ऐसा ना हो कि ये कैसे पहले नंबर पे आए। वो जानते थे मैं मेधावी हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। तो उन्होंने पूरा रिजल्ट दोबारा देखा तो पता लगा कि मुझे कृषि में भी ठीक नंबर मिले हैं। तो उन्होंने जो हमारे बोर्ड थे उनको बुला करके पूछा कि भाई इसके तो पैर में चोट लगी है, आप लोग तो उसे उठा करके और बाथरूम तक ले जा रहे हो। हाँ। उसने क्यारी की खुदाई कैसे की? तो उन्होंने बताया कि हमारे सामने इन्होंने पैर लंबा करके खुदाई की, लेकिन मेरे पिताजी ने मेरे करीब 12 नंबर उसमें कम किए, केवल पास नंबर दिए, और मैं फिर सेकंड नंबर पे आया। तो ये मेरी प्राइमरी एजुकेशन है। उसके बाद हम लोग जब सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, बड़कोट एक शहर है और नज़दीक का जो कस्बा है वो वहाँ से लगभग 3.5 किलोमीटर पड़ता है। तो हम लोग रोज़ पैदल 3.5 किलोमीटर आते थे और 3.5 किलोमीटर जाते थे। उसका फ़ायदा ये हुआ आने जाने का कि हमने वहाँ की बायोडाइवर्सिटी, वहाँ के जल संसाधन, वहाँ के फॉरेस्ट संसाधन, वहाँ की जो जलवायु है उसको वो कैसे परिवर्तित होती है, इस बात को हमने बहुत नज़दीकी से। तो जो चीज़ें कई बार किताबों में पढ़नी पड़ती है या किताबों से सीखते हैं, वो आपने अपने आम जीवन में अपने आसपास ही सीखना प्रारंभ किया। और एक बात और जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम लोगों को प्रारंभ से ये संस्कार आया कि सामाजिक जीवन से जुड़ा रहना चाहिए। इसलिए चूँकि उस समय नशा एक प्रवृत्ति आने लग गई थी समाज में, तो हम लोगों ने एक नवयुवक मंगल दल बनाया जो नशा के विरुद्ध काम करता था। एक बहुत अच्छे पर्यावरणविदु हैं, मैं दर्शकों से भी कहना चाहता हूँ, घनश्याम सैलानी उनका नाम था, जो बहुत अच्छी कविताएं लिखते थे पर्यावरण को लेकर के। उनके साथ हम लोगों ने पर्यावरण की चेतना के लिए बहुत सारे काम किए, जैसे जल स्रोतों की सफाई करना हुआ, जल स्रोतों का मेंटेनेंस हुआ, गाँव के रास्ते बनाना हुआ, बावड़ी जो हमारे हैं उनको सुरक्षा करना हुआ, और ऐसे मद्य निषेध हुआ, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग। तो आप शुरू से ही काफ़ी एक्टिव रहते थे। और इन सब के बीच में फिजिक्स में आपका रुझान किस तरह से आया, और क्या कुछ खास क्षेत्र है फिजिक्स का जिस पर आपका फोकस रहा? हाँ, ये भी बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब तक हम लोग वहाँ पढ़ते थे हमें बहुत ज़्यादा और कैरियर्स के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं था। हमें सिर्फ इतना ज्ञात होता था कि 12वीं पास करने के बाद 2 स्ट्रीम मिल सकती हैं, या तो आप इंजीनियर बन सकते हैं या आप डॉक्टर बन सकते हैं। तो सैद्धांतिक तौर पे हम लोगों को बहुत एक्सपोजर था नहीं, तो हमें लगता था कि इंजीनियर एक ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में करप्शन ऑटोमेटिकली आ जाता है। अच्छा, ऐसा हम लोगों को समझ में आता था उस समय। तो मुझे लगा कि मुझे इंजीनियर तो नहीं बनना है, क्योंकि लाइफ साइंसेज में मेरा इंटरेस्ट कम था, मेरा फिजिकल साइंस में था। तो ये बात तय थी कि मुझे अब फिजिकल साइंसेज में हायर एजुकेशन में जाना है। ये वैज्ञानिक सोच की जहाँ तक बात है, मैं कोई ऐसा वैज्ञानिक बनने की हमने तब सोची नहीं थी। लेकिन ये बात ठीक है कि जो हमने आने जाने में और अपना जीवन जीने में जो व्यवस्थाएं देखी, उससे हमारी क्लोज ऑब्जर्वेशन की प्रवृत्ति डेवलप हो गई।
मुझे एक छोटा उदाहरण देकर के बात बताना चाहता हूँ। हमारे गांव में जो महिलाएं हैं सब काम के लिए जाती हैं, और जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं उनको अपने बच्चे का भी ध्यान रखना पड़ता है। हाँ। तो अब उसको लगता है कि मैंने बच्चे को सुला दिया और मैं अब खेत में काम करने जाती हूँ, लेकिन पता नहीं उसको ऐसा लगने लगता है, माँ को ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा उठ गया और मुझे दूध पिलाने के लिए घर जाना चाहिए। तो घर लौट करके आती है खेत से, देखती कि बच्चा तभी सो रहा है, फिर उसको असमंजस हो जाता है, फिर वापस चली जाती है। तो मेरे मन में एक प्रश्न आता था कि क्या जो टेलीफोन हमने सुना था, ऐसा नहीं हो सकता है कि वो टेलीफोन यहाँ से उसके हाथ में जाए और वो जब बच्चा रोए तो उसे सुनाई पड़े और तब वो घर आए, नहीं तो पहले ना आए। तो तब तो ये मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, कॉर्डलेस फ़ोन की भी कल्पना नहीं थी। तो कहीं ना कहीं वो विचार ऐसा था कि आने वाले समय में कॉर्डलेस फ़ोन होने चाहिए जी। एक बात ये। दूसरी एक और बात मैं आपसे शेयर करूं कि हमारे यहाँ पांडव नृत्य एक बहुत कॉमन था, जो साल में एक बार अवश्य होता था विंटर के समय में। तो हम लोग बचपन में देखते थे कि हमारे यहाँ कहा जाता था कि इस पे अर्जुन आता है, इस पे द्रौपदी आती है। तो उनके लिए जो बाजे बजाए जाते थे वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज के बाजे होते थे। तो आपको अच्छा लगेगा कि 9वीं 10वीं 11वीं तक में मैंने एक शोध पत्र जैसा बनाया, कहीं पब्लिश नहीं हुआ, जिसमें हमने फ्रीक्वेंसीज पे काम किया कि किन डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे हम कहते हैं कि डिफरेंट देवता अवतरित होता है। अच्छा, तो ऐसा जो फ्रीक्वेंसी बाद में हम देखते, हम लोग पढ़ते थे फिजिक्स में। तो ये जो फिजिक्स में जो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी की बात आती है, जिसमें आपका रुझान अपने आम जनजीवन से ही आता चला गया। तो जो हम बात कर रहे थे कि आपने किस तरह से कुमाऊं विश्वविद्यालय और गढ़वाल विश्वविद्यालय में इस तरह से एक लंबा शोध कार्य भी किया है, आप किस तरह से के शोध आपने जर्मनी और स्विट्जरलैंड की प्रयोगशालाओं में किए? हाँ जी, उसके बाद मैं DRDO ज्वाइन करके और DRDO के बाद वापस आया तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली जिसको डार्ड फेलोशिप कहते हैं, जो भारत सरकार और जर्मनी सरकार के म्यूचुअल एग्रीमेंट से होता है, और एक नेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम है। मैं जर्मनी गया और एक अच्छी बात उसमें ये थी कि हमको लैंग्वेज भी सीखने को मिली। तो जर्मनी में इतने साल तक मैं डार्ड फेलो रहा, और डार्ड फेलो बड़े प्रेस्टिजियस फेलोशिप मानी जाती है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट से, वैज्ञानिकों से मेरा और इंटरेक्शन हुआ। मुझे लगभग पूरे यूरोप में आने जाने का मौका मिला। ICTP एक संगठन है जो यूनेस्को का संगठन है, वहाँ जाने का मौका मिला। जर्मनी में लगभग सभी लैब्स में मुझे जाने का मौका मिला। मैं स्विट्जरलैंड आया, एक पॉल सेरर इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एक एक्सीलेटर है, उस एक्सीलेटर पे मैंने कुछ समय काम किया। और वहीं पर सर्न लैब भी है जिनेवा में, वहाँ पर मुझे जाने का मौका मिला जहाँ पर गॉड पार्टिकल की खोज हुई। ये 97-98 की बात है, गॉड पार्टिकल 2012 में जाकर के मिला है। बट मुझे ये बहुत अच्छे से मौका मिला म्यूनिक में। स्वयं जो पीटर हिग्स हैं जिन्होंने इस पार्टिकल को और 70s में डिस्कवर किया था, उनसे मुझे प्रत्यक्ष बातचीत करने का मौका मिला। और ये एक इत्तेफाक है कि फिर 99 से और 2004 तक मैं यूनेस्को का जो ये इंस्टीट्यूट है इसका एसोसिएट रहा। और जब मैं एसोसिएट रहा वहाँ पर, तो चूँकि वहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आते हैं, तो पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों से मेरा मिलना जुलना हुआ। इसी संदर्भ में एक बात और मैं अपने बताना चाहता हूँ। 2008 में मैं अपने एक शोध पत्र को पढ़ने के लिए सिंगापुर गया था एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में। और चांस की बात है, इत्तेफाक है कि जैसे श्रीनगर में उन्होंने मेरी अध्यक्षता की थी, मेरे इसकी यहाँ पर अध्यक्षता ट्रॉफ्ट करके एक वैज्ञानिक है नीदरलैंड के, जो नोबेल लॉरेट हैं पार्टिकल फिजिक्स में, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अध्यक्षता की और उन्होंने फिर कुछ प्रश्न उससे पूछे, तो वहाँ तो पूरे नहीं हो सकते थे समय की वजह से। तो बाद में जो कॉफ़ी सेशन था उसमें हम उनसे बातचीत कर पाए। तो ये एक मेरा एक सबमिशन है सब लोगों से कि हम छोटी जगह से निकल कर भी यदि हमारे मन में प्रेरणा है तो हम विज्ञान को कर सकते हैं और विज्ञान में एक अच्छा अवदान प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल, दुनिया भर की मतलब बड़ी प्रयोगशालाओं तक आप पहुंचे और दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के साथ आपने काम किया। और रवाई घाटी से निकले एक छात्र ने, जैसा कि मैंने आपके इंट्रोडक्शन में इसी तौर पे आपको इंट्रोड्यूस करने की, आपका परिचय देने की कोशिश की, लेकिन आपने और आपके साथ बहुत सारे लोग भी हैं जो विदेशों में बसे, आपने उत्तराखंड में वापस आना और अपने ज्ञान को, अपने लोगों को, अपने समाज को बांटना चुना। इसके पीछे किस तरह की भावना रही? इसके पीछे एक बहुत बड़ी भावना है। एक तो मेरे स्वयं पिताजी मेरे प्रेरणा के स्रोत हैं। मैं जब शोध करने के लिए नैनीताल गया था तो मेरे पिताजी ने कहा कि भाई शोध तो मैं नहीं समझता क्या होता है, लेकिन मैं इतना जरूर समझता हूँ कि जो कुछ हमें प्राप्त हुआ है इस जीवन में वो समाज से प्राप्त हुआ है। क्योंकि उन्होंने भी अपना संपूर्ण जीवन शिक्षा के लिए लगाया, तो मेरे से भी उनकी अपेक्षा ये थी कि मैं शिक्षा के लिए जीवन लगाऊं। तो मैं जर्मनी में जब मुझे 3 साल हो गए थे, और इंसिडेंटली आज मौका है बताने का,
मुझे जर्मनी में एक टेम्पररी पोजीशन मिल रही थी और मैंने उसके लिए डिनाई किया, सिर्फ इस बात के लिए, उस वैचारिक अधिष्ठान की वजह से कि मुझे एक राष्ट्रीय जो अंदर चरित्र है उसको लेते हुए अपने राष्ट्र की सेवा में ही अपना समय बिताना है। व्यक्तिगत उन्नति बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, राष्ट्र की उन्नति के साथ मेरी उन्नति स्वतः है। बिल्कुल। तो इस बात को कहते हुए जब जर्मनी के उस वैज्ञानिक को, उस प्रोफेसर को मैंने मना किया उस ऑफर के लिए, तो उन्होंने मुझे एक बार दोबारा बुलाकर इस बात को समझना चाहा कि मैंने क्यों मना किया। तो मैंने उनसे कहा कि बस बहुत अच्छी बात थी, लेकिन मैं अपने देश वापस जाना चाहता हूँ। इस बात से वो इतने प्रभावित हुए, उन्होंने कहा कि तुम जब भी जर्मनी आना चाहोगे मुझे एक मेल भर लिख दीजिए और मैं तुम्हें हमेशा के लिए कभी भी तुम्हें जर्मनी बुलाऊंगा। तो राष्ट्रीय चरित्र जो है वो जीवन के अंदर एक बहुत बड़ी बात है। इस अधिष्ठान से मैं बचपन से जुड़ गया था, लगभग इमरजेंसी के समय पर, इसलिए मेरे को हर समय प्रेरणा मिलती रही कि जहाँ से विचारधारा के से प्रेरित होकर आपने फिर आपके जीवन के आगे के अनुभव भी इसी दिशा में आगे बढ़े और आप उत्तराखंड बायोटेक्नोलॉजी विभाग में भी निदेशक पद पर रहे। आपने जो उत्तराखंड में जिस तरह की हम खेती की बात करते हैं, एग्रीकल्चर की बात करते हैं, यहाँ की जलवायु की बात करते हैं, तो यहाँ पर इस विभाग में रहते हुए किस तरह के काम पर खासतौर पर पर्वतीय कृषि के लिहाज से फोकस किया आपने? मैं जब बायोटेक्नोलॉजी का मुझे पॉलिसी बनाने का मौका मिला, मुझे निदेशक के तौर पे काम करने का मौका मिला, तो मैं आकर के सबसे प्रारंभिक चीज़ जो देखी वो देखी कि वो बायोटेक्नोलॉजी जो विषय है, जो इमर्जिंग सब्जेक्ट है दुनिया के अंदर, उसमें हम लोग कितनी पारंगतता हमारे संस्थानों के माध्यम से होगी। तो बहुत स्ट्रेटेजिकली सबसे पहले मैंने किया कि हमारे जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने ये काम को आगे लेकर जाना है, उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रारंभ करवाए। प्रदेश के अंदर उपलब्ध जो संसाधन है, जैसे हमारे पास बहुत सारे सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं, IIT है, FRI है, सर्वे ऑफ इंडिया है, IVRI है, ऐसे इंस्टीट्यूशन को मैंने आइडेंटिफाई किया। फिर देश के अंदर जैसे इमटेक है जो इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी चंडीगढ़ में है, ऐसे थापर इंस्टीट्यूट जो अब यूनिवर्सिटी बन गया है, ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस को हमने एक मैपिंग करके और वहाँ पर अपने लोगों को ट्रेनिंग करवाने का काम पहला किया ताकि हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ट्रेनिंग करें। दूसरी बात, जो बायोटेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हैं उनको हम लोग अपनी खेती पर कैसे करें, अपने हॉर्टिकल्चर में कैसे प्राप्त करें। इसलिए मैंने एक प्रोग्राम चलाया, लैब टू लैंड, लैंड टू लैब प्रोग्राम। उस प्रोग्राम में वैज्ञानिक और कृषकों का दोनों का एक सामूहिक सत्र होता था, जिसमें कि हम लैब की कठिनाइयों को लैंड तक ले जाने में और लैंड की कठिनाइयों को लैब तक लाने में कैसे सामंजस्य बिठे। और उसका एक फ़ायदा ये हुआ कि हमने कुछ ऐसे इंटरवेंशन पे काम करना प्रारंभ किया जो कि बहुत प्रैक्टिकली यहाँ के लिए बहुत वैसे थे। एक उदाहरण के तौर पर मैं कह सकता हूँ, मशरूम है। मशरूम उत्पादन हम लोग डेंगरी, जो एक सामान्य मशरूम है जो 100 रुपये किलो हो सकता है या 80 रुपये किलो हो सकता है, वहाँ से लेकर के मशरूम की जो बड़ी वैरायटीज़ हैं जो लाख में भी जा सकते हैं, कॉर्डिसिप्स हैं जिसको हम लोग यार्सा गंबू कहते हैं। तो मैंने इस दिशा में काम प्रारंभ किया कि हम लोग एक स्केल कर सकें उसको, उस पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने प्रारंभ किए। यहाँ के जो मेडिसिनल प्लांट हैं उनको कॉमर्शियल कैसे हम लोग कर सकें, कि उनका जो एक्सप्लॉयटेशन है नॉन साइंटिफिक हो रहा है। जैसे यार्सा गंबू एक है, उस पर बहुत सारे लोग हर साल जेल जाते हैं लेकिन कुछ नहीं होता है, उससे हमको वो इनकम नहीं प्राप्त होती। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ के जो संसाधन हैं, यहाँ की जो कृषि योग्य भूमि है, इन सब पे काम करते हुए एक समग्र चिंतन करते हुए कि कृषि, पशुपालन, हॉर्टिकल्चर और ये बहुत सारे जो फ्लोरिकल्चर है या इसके जो अलाइड सब्जेक्ट हैं, इनको कैसे समेकित रूप में इकट्ठा करके और काम किया। जैसे उदाहरण के लिए टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर को हमने प्रारंभ किया कि टिश्यू कल्चर लैब अगर होगी तो हमारे यहाँ बहुत सारे अच्छे प्रोपगेशन होंगे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो हमको रेजिलिएंट सीड्स चाहिए, रेजिलेंट प्रोपग्यूल्स चाहिए। प्लस एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण मेरे को उस समय लगती थी, हमने जब 60 के दशक में गेहूं अमेरिका से आया तो केवल गेहूं नहीं आया, गेहूं के साथ बहुत सारी बीमारियां भी आई जो पार्थिनियम के नाम से आज हम लोग झेल रहे हैं। तो ऐसे बायो सेफ्टी के इश्यूज थे, क्योंकि मुझे जब पता लगा कि फ्लोरिकल्चर में हमारे प्रोपग्यूल्स कलकत्ता और पूना से आते हैं, तो बायो सेफ्टी का कहीं कोई जिक्र नहीं था। तो ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक जो इंटरवेंशंस हैं उनको लेकर के काम किया। और ऐसी भी काम किया कि जैसे हमारे पास मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट की हम लोग आज बात करते हैं, हमारे पास जो हैजार्ड्स हैं, जैसे हम लोग डिसास्टर्स हैं, उनको साथ लेते हुए हम कैसे काम कर सकते हैं। जी, इसी की आवश्यकता भी है आज के समय में अगर देखा जाए तो। और आपका अनुभव इतना विविध है कि फिजिक्स से लेकर बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट तक और फिर उससे आगे आप उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में भी सदस्य भी रहे और अध्यक्ष पद पर भी रहे। तो बिल्कुल अलग अलग क्षेत्र में आपका बहुत ही समृद्ध अनुभव है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि जो बहुत सारे विद्यार्थी, क्योंकि परीक्षा बहुत सारे बच्चे देते हैं और सिलेक्शन कुछ ही बच्चों का होता है, उन बच्चों से जो परीक्षा की तैयारी करते हैं, आप चूंकि अध्यक्ष पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? एक बात को बहुत
उससे तस्दीक करना चाहता हूँ। लोक सेवा आयोग एक ऐसा संस्थान है, जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरे साथ के जो एकेडमिक फेटर्निटी के लोग हैं उन्होंने कहा भाई ये तो बहुत ही एडमिनिस्ट्रेटिव काइंड ऑफ जॉब है, लेकिन उनसे कहा कि नहीं, ये एक हार्ट है जो पूरे उत्तराखंड को और संचार, रक्त का संचार करता है। हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारे जो वहाँ से लोग चुन करके आएंगे जो इस प्रदेश को चलाएंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति का सिलेक्शन होता है तो लगभग 20 से 30 साल तक काम करता है, तो उनका सिलेक्शन एक बहुत महत्वपूर्ण है। अब जब सिलेक्शंस की बात है, मैं ऐसा कर सकूं कि जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है वो इस बात को अपने मन में ठीक से बिठा सकें, इस बात को स्वीकार कर सकें कि कहीं पर कोई कमी रह गई है, आओ सुधार करें। तो मैं इस बिंदु को लेकर के वहाँ पर गया और मैंने भरसक प्रयास किया कि सिलेबाई को लेकर के रेलेवेंस को लेकर के, उस सिलेबाई का रेलेवेंस कैसे हो, जो हमारे कार्मिक सेलेक्ट होंगे उन कार्मिकों की रेलेवेंस उत्तराखंड के संदर्भ में कैसे हो। जैसे लैंग्वेज को लेकर के हमें बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है, लेकिन यदि हम लोग हिंदी को नहीं समझ पाते तो ग्रामीणों से संवाद नहीं कर पाएंगे। जब हम संवाद नहीं कर पाएंगे तो हम उसके बाद संवेदना नहीं कर पाएंगे। तो आज जो प्रशासनिक स्तर पर संवेदना की यदि कहीं पर कोई कमी न रह जाए, इस दृष्टि से तैयारी करनी चाहिए। दूसरी बात एक और मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा, उन एस्पिरेंट से कहना चाहूँगा कि लोक सेवा आयोग सिलेक्शन सेंटर्स है, ये रिजेक्शन सेंटर्स नहीं है। इस बात को आप मान लीजिए कि ये सिलेक्शन सेंटर्स हैं, और जब हम वहाँ सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू जाएंगे तो निश्चित तौर पे हम लोग उस दिशा में एक कदम और आगे होंगे। जब मैं सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू जाता हूँ तो मेरी तैयारी मुझे और अच्छी चाहिए, मुझे ये समझ में आना चाहिए कि मुझे 10 में से पहले पायदान पे आना चाहिए, और जब मैं इस बात को मन को लेकर के जाऊंगा तो निश्चित तौर पे मैं उसको सिलेक्शन सेंटर मान के आऊँगा। दूसरी बात ये मान के आऊँगा कि जो नौकरी है, जो कार्मिक हम लोग यहाँ से बन करके जा रहे हैं, हम सेवा के लिए जा रहे हैं, हम गवर्न करने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम सर्विस के लिए जा रहे हैं। हम इसलिए उसको सर्विस ही कहा जाता है, इसलिए लोक सेवा आयोग नाम दिया है। जी, तो सेवा की वो जो भावना है वो रहनी चाहिए। और हम शिक्षा की ही बात कर रहे हैं। आपके पूरे जीवन में आपके पिताजी की पृष्ठभूमि से लेकर अब तक जब हम शिक्षा को देखते हैं तो हम करियर आज एक सबसे बड़ा अहम सवाल है, और जो कि सच्चाई भी है कि करियर के लिए हम शिक्षा हासिल कर रहे हैं। लेकिन क्या शिक्षा सिर्फ करियर तक सीमित है, या इससे आगे सामाजिक जीवन के लिहाज से किस तरह से शिक्षा को देखें हम? शिक्षा एक बहुत व्यापक इशू है, और कहीं भी दुनिया के अंदर शिक्षा का अर्थ केवल नौकरी प्राप्त करना नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे शिक्षा के इतने सारे कमीशन आए, 1968 से लेकर के 2020 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उस सब में यही बात कही गई है कि शिक्षा केवल रोजगार का माध्यम नहीं है। तो क्या है ये शिक्षा? बेसिकली विष्णु पुराण में बात कही गई है, सा विद्याया विमुक्तये। एजुकेशन एम्पावर्स ईच इंडिविजुअल टू फेस द चेंज। एक्चुअली क्या है, परिस्थितियां बदल रही हैं। जब परिस्थितियां बदलती हैं तो हम लोग वैसा नहीं बदल सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, परिस्थिति को तो नहीं बदल सकते, मनस्थिति को बदल सकते हैं। यानी राह में कहीं कांटे हैं तो जूता पहन सकते हैं, ठंड लग रही है तो कोट पहन सकते हैं। तो हम मनस्थिति बदल सकते हैं। मनस्थिति बदलने के हेतु एजुकेशन है। इसलिए मैंने कहा कि एजुकेशन एम्पावर्स ईच इंडिविजुअल टू विदस्टैंड द चेंज। इट इनवाइट्स एंड डेवलप्स द आर्ट एंड साइंस ऑफ सेल्फ कंटेम्पलेशन दैट automatically leads to the visualization and ultimately the realization. So the life as such is nothing but science of being and art of living, and education therein is the panacea of all suffering. It liberates. इसलिए हमारे विष्णु पुराण में कहा सा विद्याया विमुक्ते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल हम लोगों ने कहा सा विद्याया नियुक्ते, केवल नियुक्ति तक सीमित नहीं है। इसलिए आवश्यकता है कि हम एजुकेशन को समझें, और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लकीली अभी हमारे बीच में आई है उसमें उसका स्व तत्व के जागरण की बात की। हमारा जो स्व का जागरण होगा तो वास्तव में हम लोग यहाँ तक नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो वास्तव में शिक्षा को कहा गया, जैसे विवेकानंद ने कहा, एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन विद इन। हम लोग ईच इंडिविजुअल इज पोटेंशियली डिवाइन, दैट हैज टू बी अंडरस्टूड। वी डोंट नीड टू कॉपी एनीवन। जब हम इस बात को कहेंगे तो वास्तव में हमारे अंदर का जो जागरण है, स्व का जागरण है, तो यात्रा होगी भाव जगत से व्यवहार जगत की जो यात्रा है, उस अर्थकारी यात्रा का नाम शिक्षा का, जिसको कहता है कि परफेक्शन विद इन का मैनिफेस्टेशन करने की बात कहता है। तब हम कहेंगे कि शिक्षा का जो मूल हेतु उसका स्फुरण है, न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न च पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणे नाम आर्तनाशनम।
तो जब मैं प्राणियों के आर्तनाशन की बात करता हूं तो अपने भी आर्तनाशन की बात करता हूं। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा को लेकर के है वो आत्मविस्मृति की बात है। मैं चूंकि दुनिया में बहुत जगह जाने का मौका मिला, हमें ऐसा लगता है कि सारा ज्ञान पश्चिम से आया, जबकि ऐसा नहीं है। मैं बड़ी उससे तस्दीक कर सकता हूँ कि ऐसा नहीं है। बहुत सारा ज्ञान हमारे पास था, लेकिन हम आत्मविस्मृति हो गए। हमें सब लगता है कि जो कुछ दूसरे से आया बहुत अच्छा है। तो आज आवश्यकता है कि हम युवाओं में ऐसी व्यवस्था पैदा करते हैं जो अपनी विशेषताओं का विश्लेषण कर अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान करें और मानवीय मूल्यों के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता होगी तो हमारे जीवन में संक्रांति उत्पन्न हो जाएगी। फिर हम कहेंगे ईशावास्यम सर्वमिदं यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृत कस्वित धनम। आज अगर सस्टेनेबिलिटी का कोई एग्जैक्ट सोल्यूशन है तो इस श्लोक में छिपा है, तेन त्यक्तेन भुंजी था। आज आप देखिए प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है, तो कहीं भी लड़ाई खत्म नहीं होगी। आज हमने शिक्षा में बहुत बड़े आयाम पैदा किए हैं, लेकिन आप देखिए 51 काइनेटिक कॉन्फ्लिक्ट्स आर देयर अराउंड द वर्ल्ड। तो ये तो बहुत उन्हीं लोगों ने किया जो टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस है। तो हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम लोग शिक्षा को वैल्यू से जोड़ें, क्योंकि वैल्यूज की ही वैल्यू है, शेष की तो प्राइज है। इसीलिए आजकल सब इंस्टीट्यूशंस में हम लोग पैकेजेस पे जा रहे हैं, यूसेजेस पे नहीं जा रहे हैं। बहुत ही ज़रूरी बात आपने कही कि शिक्षा को हम वैल्यूज से जोड़ें, अपने मूल्यों से जोड़ें। और आपने इतनी आपका जो अनुभव है, अगर आपकी जो पूरी यात्रा है, मुझे उम्मीद है कि खासतौर पर हमारे युवा दर्शकों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इससे। आप कार्यक्रम में आए और हमारे साथ अपने ये अनुभव साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो डॉक्टर राणा बता रहे थे कि किस तरह से जो शिक्षा है इसका उद्देश्य करियर से कहीं आगे मूल्यों तक है, संस्कार तक है, और ऐसी ही शिक्षा एक बेहतर समाज के लिए आवश्यक है। कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।